हिस्ट्री में बहुत सारी वॉर्स हुई है, लाखों लोग लड़े, सिटीज डिस्ट्रॉय हुई और दुनिया ने कई बार अपना बैलेंस ऑलमोस्ट खो दिया। लेकिन कभी कभी हिस्ट्री का सबसे स्ट्रेंज मोमेंट वो होता है जब वॉर शुरू होती ही नहीं। और सबसे अजीब बात ये है कि कभी कभी दुनिया इसलिए बच जाती है क्योंकि तीन लोग एक सोते से बंद कमरे में एक ही चीज पर एग्री नहीं करते। सोचो एक मोमेंट के लिए बाहर दुनिया को लग रहा है कि सब कंट्रोल में है, लीडर स्पीचेस दे रहे हैं, डिप्लोमेसी चल रही है, न्यूज चैनल सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सबको लगता है टेंशन है लेकिन सब हैंडल हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त समुद्र के बहुत नीचे अंधेरे में एक मेटल का सिलेंडर क्वाइटली छुपा हुआ है। ये एक सबमरीन है। अंदर हवा हैवी हो चुकी है, गर्मी इतनी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है और कम्युनिकेशन बिल्कुल जीरो है। बाहर क्या हो रहा है किसी को एग्जैक्ट पता नहीं। और फिर अचानक ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। सबमरीन का पूरा मेटल बॉडी हर एक्सप्लोजन के साथ हिलने लगता है। अंदर बैठे लोगों को लगता है कि अटैक हो रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये वार्निंग है, सिग्नल है या एक्चुअल वॉर शुरू हो चुकी है। अब इमेजिन करो तुम उस सबमरीन के अंदर हो, बाहर से लाउड एक्सप्लोजन्स आ रहे हैं, तुम्हारा रेडियो डेड है और तुम्हें पहले से पता है कि दुनिया के दो सबसे पावरफुल कंट्रीज के बीच टेंशन ऑलरेडी पीक पे है। ऐसे मोमेंट पे तुम क्या सोचोगे? ज्यादा लोग एक ही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, बस जंग शुरू हो चुकी है। ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, जब सिचुएशन कंफ्यूजिंग होती है, तब दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस इमेजिन कर लेता है। और सबमरीन के अंदर जो लोग बैठे थे उनके साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा था। ये कोई नॉर्मल सबमरीन नहीं थी, ये सोवियत नेवी की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। नाम था B-59। अंदर 100 से ज्यादा सेलर्स थे। एसी सिस्टम ऑलमोस्ट फेल हो चुका था। टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया था। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा था। लोग थक चुके थे और बैटरीज भी लो हो रही थी। कई दिन से उनका मॉस्को से कांटेक्ट नहीं हुआ था और उसी वक्त ऊपर से एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि ये प्रैक्टिस डेप्थ चार्जेस थे। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ये छोटे अंडर वाटर एक्सप्लोसिव होते हैं जो किसी सबमरीन को डैमेज करने के लिए नहीं बल्कि सिग्नल देने के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेकिन सबमरीन के अंदर बैठे लोगों को ये डिफरेंस कैसे पता होता? उनके लिए तो हर ब्लास्ट एक ही मैसेज दे रहा था, अटैक। और अगर अटैक हो चुका है तो ऑर्डर क्लियर थे। सबमरीन के कैप्टन को पहले से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे। अगर वॉर शुरू हो जाए और अटैक कंफर्म हो जाए तो वो न्यूक्लियर टॉर्पेडो यूज कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं था। इस टॉर्पेडो में 10 किलो टन का न्यूक्लियर वॉरहेड था, मतलब एक छोटा सा अंडर वाटर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो आसपास के शिप्स को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब डिसीजन सिंपल नहीं रहा। स्ट्राइक करने का मतलब शायद अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन साथ ही दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल देना और वेट करना, मतलब रिस्क लेना कि शायद तुम खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाओ। और सबसे स्कैरी पार्ट ये था कि कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुई भी है या नहीं। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट था। ये सब कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं थी, ये रियल मोमेंट था। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। अक्सर लोग ये स्टोरी सुनते हैं और बोलते हैं एक हीरो ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाया। ये सिनेमैटिक लगता है, जैसे कोई मूवी का सीन हो जहाँ एक इंसान लास्ट मोमेंट पर बटन प्रेस करने से रोक देता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग थी। इस सबमरीन में न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च करने के लिए सिर्फ कैप्टन के ऑर्डर इनफ नहीं था। सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया था कि 3 सीनियर ऑफिसर की अनोनिमस परमिशन चाहिए होती थी। कैप्टन द वैलेंटिन साविस्की, पॉलिटिकल ऑफिसर द इवान मेसलेनिकोव और तीसरा आदमी था वासिली आक्रीपोव। नॉर्मली 2 लोगों की अप्रूवल काफी होती है, लेकिन इस पार्टिकुलर सबमरीन के प्रोटोकॉल थोड़े अलग थे। यहाँ तीनों का यस मैंडेटरी था। जब एक्सप्लोजन हो रहे थे और सबमरीन शेक हो रही थी, तब कैप्टन साविस्की ने न्यूक्लियर टॉर्पेडो को बैटल रेडीनेस पर लाने का ऑर्डर दे दिया। पॉलिटिकल ऑफिसर ने भी एग्री कर दिया। 2 सिग्नेचर हो चुके थे। कंट्रोल रूम में खड़े लोग समझ रहे थे कि नेक्स्ट क्या हो सकता है। बस एक और हाँ चाहिए, सिर्फ एक। अगर तीसरा वोट भी यस होता तो समुद्र के अंदर 10 किलो टन का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता। ऊपर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ऑलरेडी नियर बाय थे। 100 लोग तुरंत मर जाते और फिर अमेरिका को लगता कि सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर अटैक स्टार्ट कर दिया है। उस वक्त दुनिया ऑलरेडी मैक्सिमम टेंशन पे थी। मिलिट्री अलर्ट लेवल ऑलमोस्ट वॉर के एज पर था। ऐसे मोमेंट में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब होता रिटेलिएशन, फिर काउंटर रिटेलिएशन, फिर फुल स्केल न्यूक्लियर
एक्सचेंज। लेकिन तीसरा वोट हार नहीं था। वासिली आक्रीपोव ने रिफ्यूज कर दिया और यही मोमेंट स्टोरी को सिंपल हीरो स्टोरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है, क्योंकि सवाल ये है कि उसने कैसे डिसाइड किया कि ये वॉर नहीं है जब सारे सिग्नल एग्जैक्टली वॉर की तरफ इशारा कर रहे थे। सबमरीन के अंदर सिचुएशन ऑलमोस्ट अनबियरेबल हो चुकी थी। नैरो मेटल कॉरिडोर में लोग पसीने से भीग चुके थे, फैंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे, इमरजेंसी लाइट डिम ग्लो दे रही थी, डीजल इंजन की स्मेल हवा में मिक्स हो चुकी थी, कुछ सेलर ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले स्टेज पर थे। हर थोड़ी देर में एक और ब्लास्ट होता और पूरा हल वाइब्रेट करता। कैप्टन साविस्की जेन्युइनली बिलीव कर रहे थे कि वॉर शुरू हो चुकी है। कई दिन से उन्होंने प्रॉपर स्लीप नहीं ली थी, उन्हें मॉस्को से कोई अपडेट नहीं मिल रहा था और सिचुएशन उनके लिए क्लियर लग रही थी। इसलिए उन्होंने ऑर्डर दिया कि न्यूक्लियर टॉर्पेडो रेडी करो। पॉलिटिकल ऑफिसर ने एग्री कर लिया। अब सबकी नजर तीसरे आदमी पर थी। वो भी वही गर्मी फील कर रहे थे, वही डर, वही कंफ्यूजन। उनके पास भी कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस की। ब्लास्ट पावरफुल थे, लेकिन पैटर्न थोड़ा स्ट्रेंज था। अगर कोई सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो डेप्थ चार्जेस का पैटर्न अलग होता है। ये ब्लास्ट ज्यादा सिग्नल जैसे लग रहे थे, जैसे कोई सबमरीन को सरफेस पर आने के लिए फोर्स कर रहा हो। आक्रीपोव ने कामली आर्ग्यू किया कि शायद ये एक्चुअल अटैक नहीं है। कैप्टन रिपोर्टरली काफी गुस्से में थे। उनका कहना था कि अगर वॉर शुरू हो चुकी है तो बेटर है कि हम भी स्ट्राइक करें। उस मोमेंट में डिसीजन इजीली इमोशनल हो सकता था, लेकिन आक्रीपोव ने इंसिस्ट किया कि सबमरीन सरफेस करे और सिचुएशन कंफर्म करे। ये भी रिस्की था। एक्चुअल वॉर होती तो सरफेस करते ही उन्हें डायरेक्ट फायर मिल सकता था, लेकिन न्यूक्लियर टॉर्पेडो लॉन्च करना एक ऐसा स्टेप था जिसके बाद वापस आने का कोई चांस नहीं था। फाइनली डिसीजन चेंज हुआ, लॉन्च कैंसिल हुआ। सबमरीन धीरे धीरे सरफेस पर आई। रात का टाइम था, ऊपर अमेरिकन डिस्ट्रॉयर थे और उनके सर्च लाइट डायरेक्टली सबमरीन पर पड़ रही थी। सिचुएशन टेंस थी, लेकिन फायरिंग नहीं हुई। साविस्की ने रेडियो से आइडेंटिफिकेशन ट्रांसमिट किया और फिर एक अजीब साइलेंस रहा। कोई मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ। यूएस नेवी एक्चुअली प्रैक्टिस डेप्थ चार्जेस यूज कर रही थी, सिर्फ सबमरीन को सिग्नल देने के लिए कि सरफेस करो। उनका इंटेंशन अटैक करना नहीं था। अगले कुछ घंटों में सबमरीन ने अपनी बैटरीज रिचार्ज की और फिर क्वाइटली एरिया छोड़ दिया। ऊपर पॉलिटिकल लेवल पर उसी वक्त लीडर सीक्रेटली मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे थे। सिचुएशन ग्रेजुअली काम होने लगी और कुछ दिन बाद टेंशन ऑफिशियली डी एक्सेलरेट हो गई। अगर उस दिन टॉर्पेडो लॉन्च हो जाता तो शायद ये डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन कभी होती ही नहीं। लोग अक्सर पूछते हैं क्या आक्रीपोव ने सिंगल हैंडेडली दुनिया को बचाया। रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सिस्टम में और भी चेक्स थे और न्यूक्लियर रिटेलिएशन ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं था। लेकिन अगर उस वक्त समुद्र में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता और अमेरिकन शिप्स डिस्ट्रॉय होती तो प्रेशर अनइमेजिनेबल होता। पब्लिक रिएक्शन, मिलिट्री रिस्पॉन्स, रिटेलिएशन प्लान सब एक्टिवेट हो सकते थे और चेन रिएक्शन शुरू हो सकता था। 3 लोग, कोई कैमरा नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, सिर्फ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और फियर, हीट, एग्जॉस्टन और एक डिसीजन। डिफरेंस बस इतना था कि एक इंसान ने सर्टेनिटी क्लेम नहीं की, उसने सिर्फ डाउट अलाउ किया और कभी कभी डाउट ही दुनिया को बचाता है। आज भी दुनिया में सबमरीन्स पेट्रोल कर रही है, मिसाइल्स रेडी स्टेट में रखे हुए हैं, रेडार स्क्रीन पर अननोन डॉट्स ब्लिंक करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस हो गई है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है, लेकिन एक चीज अभी भी सेम है, फाइनल डिसीजन अभी भी ह्यूमंस लेते हैं और ह्यूमंस परफेक्ट नहीं होते। वो थकते हैं, गुस्सा करते हैं, एजम्पशंस बना लेते हैं।